Hello everybody, welcome to our channel Excellence Learning Pathway. In this video, we are going to be doing SNS Unit 1 Introducing the Environmental History of Climate Change. So ये हमारी फर्स्ट यूनिट है. इस यूनिट के अंदर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसे अफेक्ट कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं एंड इसके लिए हम सॉल्यूशंस क्या निकाल सकते हैं. इसी के बारे में हम आगे आने वाली यूनिट्स में और इलाबोरेटली पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस यूनिट. तो सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज के बेसिक्स को समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है. यूएन ने जो क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन दी है उसको एक बार पढ़ लेते हैं. ए लॉन्ग टर्म चेंज इन एवरेज टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न्स. कोई भी लॉन्ग टर्म चेंज एक लंबे टाइम के लिए चेंज होता है. किस चीज़ में? टेम्परेचर में एंड वेदर पैटर्न में. उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं. इसके दो तरीके से कॉज हो सकता है जो क्लाइमेट चेंज है वो. पहला नेचुरल एंड दूसरा ह्यूमन. नेचुरल कॉजेज़ हो गए जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शंस, सोलर साइकिल्स एंड ओशन करंट्स. इन चीज़ों से जो क्लाइमेट चेंज है वो नेचुरली अफेक्ट होता है. ह्यूमन कॉजेज़ क्या हो गए? एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है वो अफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को. और इसके रीज़न कौन है? ह्यूमन एक्टिविटीज़. ना हमें वेदर और क्लाइमेट के बीच में बेसिक डिफरेंस दे रखा है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कि एक लॉन्ग टर्म चेंज इन एवरेज टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न्स. अब वेदर पैटर्न्स क्या है और क्लाइमेट क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं. जो हमारा वेदर होता है वो एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है. ठीक है, एग्जाम्पल रेन, स्नो. अब इस बात को ऐसे समझो कि जो वेदर है वो हमारा एक शॉर्ट टाइम पे चेंज होता है. अभी वेदर कुछ और है, आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम आवर्स जो हमारा वेदर होगा वो कुछ और हो जाएगा. ठीक है, लाइक हम वेदर चेक भी करते हैं, लाइक अभी सनी है, रेनी वेदर है, लाइक दैट. एंड जो हमारा क्लाइमेट होता है ये एक लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक पैटर्न होता है ओवर डिकेड्स टू सेंचुरीज. ठीक है, कम से कम ये 30 ईयर्स के गैप में होता है. मिनिमम 30 ईयर्स में जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज होता है. Now come ahead. Causes of current climate change. जो currently in present time हमारा जो climate change है उसके causes क्या हैं? लाइक हमने पहले पढ़ा था क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कौन कौन करता है. एक नेचुरल एक्टिविटीज़ करती हैं एंड एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ करती हैं. तो अब वही चीज़ यहाँ पर भी देखने वाले हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल वेरिएशंस. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई द प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर्स, एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा. और नेचुरल वेरिएशन क्या हो गए? अकर ओवर मिलेना बट हैव लेस इम्पैक्ट देन ह्यूमन एक्शंस रिसेंटली. अगर नेचुरली क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगी एंड जो वो अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो एक न्यूट्रल होगा. ठीक है, बट जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो एक लार्ज अमाउंट में हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज़ आवर रोल ऑफ IPCC. अब IPCC क्या है? IPCC इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. एक गवर्नमेंट का पैनल है ऑन which discusses on climate change related topics. Now purpose and formation. IPCC को कब फॉर्म करा गया एंड इसका पर्पस क्या था, इसको फॉर्म क्यों करा गया? So IPCC was established in 1988 by United Nations Environment Program UNEP and World Meteorological Organization WMO. इसका एम है टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव सोर्स ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिसी मेकर वर्ल्ड वाइड. जो हमारी IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1988 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय UNEP एंड WMO. इसका एम है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं रिलेटेड टू विच
क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बन रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी हार्म कर रहा है क्लाइमेट चेंज, उसकी जो रिपोर्ट्स बन रही हैं, दैट इज़ द वर्क ऑफ IPCC। इसका फंक्शन क्या है? इट रिव्यूज़ एंड कंपाइल्स रिसर्च फ्रॉम ग्लोबल क्लाइमेट साइंटिस्ट। ठीक है, ये जो रिसर्च कंपाइल करता है एंड प्रोड्यूसेस असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑन द एनवायरमेंटल एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। इसके जो रिपोर्ट्स एंड इम्पैक्ट हैं, IPCC ने 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाई है सिंस इट्स इंसेप्शन, एंड इसने इन्फ्लुएंस करा है इन इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस लाइक क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये हम आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। नाउ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन्स डिस्टेंस, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड द वाटर साइकिल। जो भी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है वो उसका रीज़न क्या है? जो अर्थ का सन के साथ डिस्टेंस है, एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है एंड जो हमारी वाटर साइकिल है, दे प्लेस अ की रोल फॉर आवर सर्वाइवल। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन in combating climate change. This is one of the most important topic from this unit कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज threatens human existence, affecting lives, livelihoods and the planet. जो क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे खतरा है। ये हमारी लाइफ को, लाइवलीहुड्स को तो ख़राब कर ही रहा है, साथ साथ में हमारे प्लेनेट को भी हार्म कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज हेल्प्स यंग पीपल अडैप्ट, मॉडिफाई बिहेवियर्स एंड इंस्पायर एक्शन। एट अ प्राइमरी एज अगर हम क्लाइमेट चेंज की लर्निंग को अडेप्ट करते हैं सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर फ्यूचर। लाइक एट यंग एज वो हार्मफुलनेस जान पाए ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड उसके हिसाब से अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकें एंड अपने एक्शंस को इंस्पायर कर सकें। एजुकेशन प्लेज अ की रोल। स्टूडेंट्स who study climate science develop long-lasting awareness and engagement. Many students pursue careers in climate action or advocate for environmental policies. इसकी एजुकेशन एक तो बेनिफिट करेगी हमारे एक यंगस्टर के आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, जिससे कि वो लॉन्ग लास्टिंग अवेयर रहे अबाउट दिस इम्पैक्ट एंड कैन मेक इट्स ओन डिसीजन। इसके साथ साथ वो इस क्लाइमेट साइंस को पढ़ते पढ़ते, क्लाइमेट एक्शन को देखते देखते इसके अंदर अपना करियर परसू कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर इन एनवायरमेंटल रिलेटेड पॉलिसीज़। अब एजुकेशन किस तरीके से हेल्प करेगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्कूल्स शुड अडैप्ट एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के लिए जो स्कूल्स हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स यूज़ करने चाहिए, जिससे कि कम कार्बन एमिशन होगा एंड कुछ हेल्प करेगा टू ग्लोबल वार्मिंग। यूनिवर्सल एजुकेशन इंक्रीज अवेयरनेस, इम्प्रूव्स रिस्क इवैल्यूएशन एंड एनहेंस प्रिपेयर्डनेस। अगर हम यूनिवर्सल एक लार्ज अमाउंट पे अवेयर कर रहे हैं पीपल को, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो ये इम्प्रूव करेगा रिस्क इवैल्यूएशन एंड एनहेंस प्रिपेयर्डनेस। मतलब वो पहले से ही अवेयर रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे दैट इफ़ दिस टाइप की सिचुएशन आती है तो व्हाट टाइप ऑफ स्टेप दे हैव टू टेक। अ ग्रीन इकोनॉमी नीड्स ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स इन स्टेम फील्ड्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट और इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम। जो क्लाइमेट चेंज टॉपिक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, ये या तो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर करिकुलम में इंक्लूडेड होना चाहिए, जिससे कि जो एजुकेशन है उसके अंदर क्लाइमेट चेंज आ सके एंड स्टूडेंट्स पीपल्स अवेयर हो सकें उस चीज़ से रिलेटेड। एंड देन आफ्टर मेकिंग एनवायरमेंटल स्टडीज़ अ सब्जेक्ट और एडिंग इट इन करिकुलम ऑफ स्टडी, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक अ सिंगल क्लाइमेट कोर्स कैन हेल्प
an individual reduce emissions by over 2.5 metric tons per year. एक सिंगल क्लाइमेट कोर्स जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए मदद करता है टू रिड्यूस 2.5 मेट्रिक टन एमिशन पर ईयर एंड इफ़ वाइड स्प्रेड, और अगर इसे और बड़े लार्ज स्केल पर कराया गया, दिस कुड मैच लार्ज स्केल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स. आइडियाज़ होंगे पीपल्स के, लोगों के पास, जिससे कि वो सही कदम रख सकते हैं. नॉलेज एम्पावर्स एक्शन. बाय अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, young people can drive meaningful change. When they are knowing from childhood about this consequence, तो वो उससे रिलेटेड एक थिंकिंग डेवलप करेंगे एंड डेवलप न्यू आइडियाज़, जिससे कि वो एक मीनिंगफुल चेंज ला सकते हैं इन द एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज एंड अर्ली सिविलाइजेशंस. Climate change has influenced human societies since the rise of agriculture 10,000 years ago. जो climate change है वो influence हो रहा है human societies से 10,000 years ago. 10,000 years पहले से जो human societies हैं वो climate change को influence कर रही है with the rise of agriculture. Climate fluctuations have affected crop cultivation, domestication and animal husbandry. और जो ये क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस हो रही हैं लंबे टाइम में चेंज होता है, एक लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, वो उसकी स्पीड बढ़ रही है चेंज होने की. सो इट इज़ अफेक्टिंग ऑन क्रॉप कल्टिवेशन, डेमोस्टिकेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री को ही अफेक्ट कर रहा है. ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव अडेप्टेड टू क्लाइमेट वेरिएशंस. जो ह्यूमन सोसाइटी है उन्होंने कुछ अडेप्ट कर लिया है क्लाइमेट वेरिएशन से, बट सम सिविलाइजेशंस कोलैप्स ड्यू टू सर्व क्लाइमेट शिफ्ट्स. लेकिन कुछ सिविलाइजेशंस हैं जो इस क्लाइमेट शिफ्ट के कारण अफेक्ट हुई हैं. तो उनमें से कुछ सिविलाइजेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं. अनसाजी इंडियंस. दिस सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन के टाइम पे विच वॉज 200 CE टू 1300 CE नॉर्थ अमेरिका को अफेक्ट करा. टिवानाकू बोलिविया. आकाडियंस मेसोपोटामिया. Indus Valley Civilization, India and Pakistan. Roman Empire from 625 BCE to 476 CE, Europe. Many of these collapse, जो भी ये collapse हुए हैं, many of these were linked to droughts and sudden climate shifts, showing the deep impact of climate change on human history. Now next topic is examining centuries of climate change. For 12,000 years, Earth's climate remained stable. अभी हमने थोड़ा हिस्ट्री का देखा कि उस टाइम पे जो क्लाइमेट शिफ्ट था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उसने कई सिविलाइजेशंस को अफेक्ट करा. उसके बाद 12,000 ईयर्स तक अर्थ पे जो क्लाइमेट था वो स्टेबल रहा, ठीक है, विच अलाउ एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स एंड कल्चर टू थ्राइव. Climate variation occurred over centuries, affecting civilizations differently. Historical climate data is gathered from sources like tree rings, ice cores, and sediments. And इस टाइम पे जो मेजर क्लाइमेट इवेंट्स थे, 3 मेजर क्लाइमेट इवेंट्स थे, which were medieval warm period, little ice age and 20th century वार्मिंग. जो मेडिवल वार्म पीरियड था वो 1000 to 1250 CE तक था. इन दिस पीरियड क्लाइमेट था वो माइल्ड था, गुड हार्वेस्ट थे एंड नॉर्थ एक्सप्लोरेशन था. लिटिल आइस एज विच वॉज फ्रॉम 14th to 19th century. इस टाइम पे कोल्ड टेम्परेचर था विच लेड टू क्रॉप फेलियर्स, जिसके कारण फेमाइन आया and abandoned settlements, example Greenland, Norse colonies. 20th century warming में it marked by increased CO2 emissions, carbon dioxide emissions, largely due to industrialization. देखो medieval warm period में सब लगभग ठीक चल रहा था, माइल्ड क्लाइमेट था, ज़्यादा कुछ हार्मफुल नहीं था, हार्वेस्ट जो था वो भी गुड था. बट फिर जैसे ही लिटिल आइस एज आया, इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होने लग गया, जिसके कारण क्रॉप फेलियर्स हुए और फेमाइन जैसी
प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एंड अब जो 20th सेंचुरी आई, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो इंक्रीज़ हुआ, जिसका रीज़न क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई जिसके कारण कार्बन बर्न हुआ। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट की कंडीशन है वो ख़राब होती आ गई। Now we are having some theories and discoveries related to this. Like first है ice age theory which was given by Lewis in 1837. इन्होंने क्या सजेस्ट किया था? that glaciers once covered large parts of earth, कि जो ग्लेशियर है कभी पूरी अर्थ को के लार्ज पार्ट को जो ग्लेशियर ने कवर कर रखा था। आफ्टर दैट अगला है हमारा मिलानकोविच साइकिल्स ऑफ 1930s। इन दिस एक्सप्लेन करा गया हाउ अर्थ्स ऑर्बिट अफेक्ट्स क्लाइमेट। इसमें एक्सप्लेन करा गया कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो किस तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा कीलिंग कर्व इन 1960। इट ट्रैक राइजिंग CO2 लेवल्स। 1960 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था 315 ppm था, एंड 213 तक आते आते वो 400 ppm हो गया है। IPCC रिपोर्ट्स इट कंफर्म्ड ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू एग्रीमेंट्स लाइक क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। जो IPCC की रिपोर्ट आई उसमें जो ह्यूमंस के कारण अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज, उसको उससे लीड करने के लिए IPCC ने 2 एग्रीमेंट्स निकाले। पहला क्योटो प्रोटोकॉल इन 1997 एंड फिर 2015 में हमारा पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक टाइमलाइन गिवन है। वैसे तो ये पूरी टाइमलाइन ही इम्पॉर्टेंट है, ये 3 ईयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल एंड 2015 फॉर पेरिस एग्रीमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे ये 4 ईयर्स हैं, एक 1990, 1992, 1997 एंड 2015। Then next topic is our understanding greenhouse gas and the greenhouse effect। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज होती क्या हैं एंड इसका इफ़ेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, मीथेन, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर causing the greenhouse effect and leading to global warming. This effect regulates Earth's temperature, but excessive greenhouse gases lead to climate eruptions such as droughts, wildfires and food shortages. अब जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेज है उसे एग्जाम्पल है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एट्सेट्रा। ये क्या करते हैं? हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हैं, वो क्या करती हैं? वो जो सन से आ रही हीट है अर्थ के ऊपर, और जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो उस टाइम पर जो हमारी ये गैसेस हैं वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि रीज़न बनता है हमारे अर्थ के टेम्परेचर का इंक्रीज़ करने में। एंड इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर। ड्रॉट सूखा पड़ जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेम्परेचर हीट, जंगलों में आग लग जाती है। एंड अगर ड्रॉट्स हो रहे हैं तो फूड शॉर्टेज भी हो सकती है। देन हमारा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन विच जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो इंक्रीज़ हुई थी। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उस टाइम पर जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो रैपिडली इंक्रीज़ हुई थी। सिंस 1970 ग्रीन हाउस gases emission rose by 70% with CO2 levels surpassing 400 ppm। हमने देखा था 1960 में जो हमारी CO2 लेवल था वो 315 ppm था, एंड 1970 से इसका लेवल बढ़ने लगा एंड इट रीच टू 400 ppm। नाउ मेजर सोर्सेज क्या हैं ग्रीन हाउस गैसेस के? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे बनती है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
कोल, ऑयल, गैस, इन चीज़ों को जब हम बर्न करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है। डिफॉरेस्टेशन, जो हमारे प्लांट्स हैं, हमें पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब फॉरेस्ट कटने शुरू हो जाएंगे तो ये प्रोसेस भी ख़त्म होने लगेगी। मीथेन, लैंडफिल्स, लाइव स्टॉक्स, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, नाइट्रोजस ऑक्साइड, फर्टिलाइजर, फॉसिल फ्यूल कंबक्शन जब होती है तो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। फ्लोरिनेटेड गैसेस लाइक CFCs और HFCs जो होते हैं, ये रेफ्रिजरेशन, एरोसॉल स्प्रे, इसके कारण जो हमारे फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। नाउ फॉसिल फ्यूल कंबक्शन इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, जब फॉसिल फ्यूल का कंबक्शन होता है ये एयर पॉल्यूशन इंक्रीज करता है, विच अफेक्ट लाइक दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता इन इंडिया। इन प्लेसेस पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत लार्ज स्केल पर है, जिसके कारण यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स एमिट होते हैं, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती है जो कि एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करती है। और एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न है इन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हमें हमारी यूनिट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है, डैट ऑन वीनस, जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका रिजल्ट है कि वहाँ पर एक्सट्रीम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि इनफ है एक लेड मेटल को मेल्ट करने के। नाउ व्हाट डज क्लाइमेट चेंज इंक्लूड? क्लाइमेट चेंज सुन के आपके माइंड में क्या चीज़ें आती हैं? ग्लोबल वार्मिंग, यस, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट्स मीन क्लाइमेट चेंज है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स, अभी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल राइज हो रहा है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रप्शंस, टेम्परेचर राइज हो रहा है। फेमाइन जैसी प्रॉब्लम्स बॉर्न हो रही हैं। हैबिटेट लॉस, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, जिसके कारण हैबिटेट लॉस हो रहा है। ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसीज, हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो अफेक्ट कर रही है क्लाइमेट चेंज को। अब अर्जेंसी ऑफ एक्शन, द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। जो पेरिस एग्रीमेंट है वो एम करता है कि जो ये एमिशन है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट किया जा सके। विदाउट इंटरवेंशन अर्थ कुड सरपास दिस विद इन 20 ईयर्स, और ये जो गोल है एंड इन 20 ईयर्स एक चेंज देखने को मिलेगा in the environment. Reducing greenhouse gas emission is the only way to mitigate climate change impacts. जब ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, देन है डिलेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले अर्ली वार्निंग्स आई। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेडिक्ट करा था कि जो अब इस टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो पब्लिक थी वो इन सब चीज़ों से अनजान है, ठीक है, उन्हें पता नहीं है। एंड अगर पता भी है लोगों को, अवेयर हैं भी, तो वो सब लोग सोच रहे हैं कि जो ओशंस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्लांट्स हो गए, ओशंस हो गए, ये लोग हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है कन्फ्यूज़न। अ टेम्पररी कूलिंग ट्रेंड लेड टू स्पेकुलेशन अबाउट अ न्यू आइस एज। उसके बाद साइंटिस्ट ब्रेक थॉट्स। इसके अंदर जो राइजिंग टेम्परेचर है वो एक एविडेंस से पता चला ऑफ एंटार्क्टिका कि जो क्लाइमेट मॉडल्स है इट कन्फर्म्ड ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है विच इज़ अफेक्टिंग क्लाइमेट, एंड इसके लिए फिर उसके बाद पब्लिक रिकग्निशन हुआ। जो मीडिया है, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इन लोगों ने रिसर्च करी एंड अवेयरनेस कैंपेन शुरू करे, जिससे कि जो पब्लिक है वो अवेयर हो सके, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है एंड वो सारी जो पूरी सोसाइटी है वो बहुत ऑलरेडी लेट हो चुकी है टू ओवरकम दिस। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ की वर्ड्स हैं जो पोलर आइस कैप्स। व्हाट आर पोलर आइस कैप्स? A large ice sheet near the north and south pole is known as polar ice caps. Continental ice sheets
massive ice sheets covering over 50,000 square kilometer found only in Antarctica and Greenland today. आज के टाइम पे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ही मिलती है ये कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स, बट कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स वो शीट्स होती हैं जो ओवर 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती हैं. देन आइस एज क्या है? आइस एज इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड क्लाइमेट कवरिंग मच ऑफ द अर्थ विद आइस. जिस एक लॉन्ग पीरियड जिसमें पूरी अर्थ जो है वो लगभग आइस से कवर हो चुकी है, इसे हम आइस एज कहते हैं. कार्बन 6 एंड कार्बन सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. कार्बन 6 हमारे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं लाइक सॉइल, ओशंस एंड प्लांट्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं मोर देन दे रिलीज. और जो कार्बन सोर्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, और जो कार्बन 6 सिंक्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. और कार्बन सोर्स क्या होगा? फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा. इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट पॉल्यूशन, कि कोई भी वॉर हो रही है वो क्या अफेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर. Conflicts throughout history have contributed significantly to environmental damage and climate change. Military activities use large amounts of fossil fuels, increasing air pollution and carbon footprint. Carbon footprint basically हमारा होता है कि एक individual person पर डे कितना कार्बन emit कर रहा है. It's known as the carbon footprint. अभी conflict pollution क्या होता है? A term used to describe environmental pollution caused by military activities. Military activities के कारण जो भी environment के ऊपर impact पड़ा है, pollution हुआ है, उसे हम conflict pollution कहते हैं. Pollutes air, land and water, harming human and animal habitats. अभी इस यूनिट के अंदर हमें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, गल्फ वॉर एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो प्रेजेंट में अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं ये दिखा रखी हैं. सो यहाँ पर ही इनके बारे में लिखा हुआ है. यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर. सो दिस वाज आवर ओवरऑल यूनिट. हमारी यूनिट यहीं पर ख़त्म होती है. इफ़ यू हैव एनी डाउट related to this unit, you can ask in the comment section. I hope you understand each and every point discussed in this video. Thanks for watching.